हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस चैनल में हम सेबी रिलेटेड पेपर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लॉ पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। कल सिर्फ एक सेक्शन हुआ था 139। आज हमें काफी सारा कवर करना है। हम ढंग से सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके दो सेक्शन आज के बाद रह जाएंगे। एक 141 एलिजिबिलिटी और एक 148 जो कि कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल कवर करेंगे। बाकी के चैप्टर आज सारा खत्म हो जाएगा आपको। हमने आपको बोला था 2 लेक्चर्स लगेंगे, बट 3 लग गए। आई एम सॉरी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। कल हमने अपॉइंटमेंट की बात करी थी। अपॉइंटमेंट में हमने बोला था कि क्या क्या चीजें कौन अपॉइंट करेगा, एजीएम में अपॉइंट होगा या बोर्ड के पास कब कब पावर है, कितने टर्म के लिए अपॉइंट होगा। हमने कल ये सारी बातें कर कर आए। आज हम उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं। हमने एक ही सेक्शन में उसको दगा दे दी कि अब तेरी रिमूवल की बात चल रही है। अगर तेरे को रिमूव करना चाहे तो क्या है। जब हमने उसको अपॉइंट किया था, मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से उसको कहा था कि हाँ, ये ऑडिटर अच्छा है, इसको आप रख लो। अब रिमूवल के लिए क्या क्या लगेगा, हम रिमूवल की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ग्रेव नेचर है ना कि अगर किसी ऑडिटर को जो आपके अकाउंट चेक कर रहा है उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी कर दिया गया। जनरली आप मेंबर्स को बुलाओ, हाँ या ना करो, ऐसे ऐसे नहीं बोला उन्होंने। इसके अंदर एक 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 पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। जब इसके अंदर सबसे पहले बात हुई, अगर रिमूव करना है तो मेंबर्स कह रहे हैं रिमूव करने को स्पेशल नोटिस, मेंबर कह रहे हैं नोटिस देके कि इसको रिमूव करो। कुछ स्पेसिफाइड पर्सन अगर स्पेशल नोटिस के लिए कह रहे हैं, नोटिस आया बोर्ड के पास कि हाँ इसको रिमूव किया जाए ऑर्डर को, बोर्ड ने उसके ऊपर विचार किया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके अंदर काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर ये माना जाएगा कि हाँ इस ऑर्डर को हटाना है या नहीं हटाना है। इस अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड रेजोल्यूशन ने अगर कहा कि हाँ ओके, हमें आगे बढ़ना है इस प्रोसेस की तरफ, कि हाँ इस अप्रूवल के लिए हमें आगे बढ़ना है कि इसको हटाना है, इसको हटाने का अप्रूवल, ऑडिटर को हटाने का अप्रूवल। फिर क्या बात हुई कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई इसके बीच के अंदर। बोर्ड ने जैसे ही अप्रूव किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कि ऑर्डर को हटाना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट विचार, वो इसके बारे में देखेगी कि इसके अंदर इस ऑर्डर ने ऐसा क्या गलत किया तो तुम उसको हटाना चाहते हो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल देती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, फिर आप मेंबर्स के पास जाओ अप्रूवल लेने के लिए कि अल्टीमेट राइट मेंबर के पास ही है अपॉइंटमेंट या रिमूवल का। रिमूवल के लिए हम मेंबर के पास गए। अब इस मेंबर को ये डिसाइड करना है कि ऑडिटर रहेगा नहीं रहेगा, कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये ऑर्डिनरी नेचर है या स्पेशल नेचर है। सर ये स्पेशल नेचर है। हाँ बेटा, वेरी गुड, ये स्पेशल नेचर है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। बात समझ में आती है। हम इसके टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द previous approval of central government by making an application in form of AD2 ADT2 AD2 फॉर्म है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इस ऑर्डर को आप हटा, बाहर निकालिए हमारी कंपनी से। सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही कि क्यों हटाना है, वो देखेगी आपकी रिक्वेस्ट को कि ठीक है कि नहीं है। आगे, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एप्लीकेशन जा रही है वो विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड की हाँ भरने से, बोर्ड रेजोल्यूशन से 30 डेज के अंदर अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव कि निकल जाओ, रिजेक्ट कर दिया। जब उसका अगर अप्रूवल आ गया तो हमें मेंबर्स के पास जाना है। उसके लिए भी टाइम डिफाइंड है, 60 डेज के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आया, हाँ यू कैन गो हेड, इस ऑर्डर ने कुछ गलत काम किया, इसको निकालो आप। फिर हम गए मेंबर्स के पास, मेंबर्स को हमने 60 डेज का टाइम दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से 60 डेज का टाइम, हमने जनरल मीटिंग बुलाई। मेंबर्स, इस ऑर्डर ने ये काम किया, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। अगर 75% मेंबर्स ने ओके बोला तब ये रिमूव होगा, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ तब ये रिमूव होगा। बात समझ में आती है। हाँ, अब ये जब सारा कार्यक्रम, ये जब प्रोसेस सारा चल रहा है, ऑडिटर ऐसे देख रहा है कि मेरे से क्या गलती होगी, मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी, यहाँ पे किसी ऑडिटर की बात आई नहीं। तो उन्होंने एक सेक्शन के अंदर पॉइंट आया गया कि उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑफ रिमूवल। रिमूवल से पहले हम उसकी बात सुनेंगे। द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, इसका डायग्राम एक आपके सामने आ गया, जो हमने बात करी वो डायग्राम के अंदर है। हम बात को बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है, अब बात आई, ये तो रिमूवल की बात होगी कि आप उसको रिमूव करने वाले हो। एक ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, एक ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। सर वो बॉन्डेड लेबर नहीं है, वो रिजाइन कर सकता है। हाँ बेटा, वो रिजाइन कर सकता है। ठीक, उसको कोई डाना पड़ गया, उसको कोई और काम आ गया, वो रिजाइन करके जा रहा है। अब इस रेजिग्नेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर वो रिजाइन कर रहा है, हम सेक्शन 139 में जा रहे हैं, 140 से 139 में। अगर वो रिजाइन कर रहा है और उसका अपॉइंटमेंट, अब रिजाइन के केस के अंदर कैजुअल वैकेंसी होगी
उस वैकेंसी को फिल करने के लिए बोर्ड अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को, बट आपको जनरल मीटिंग से कुछ अप्रूवल लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिजाइन किया है तो दया कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हमने कल ऐसे ही पढ़ा था, आज हम उसको ऐसे ही बताया आपको। बट इस सेक्शन में बात सिर्फ रेजिग्नेशन की है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात नहीं, 139 में अपॉइंटमेंट की बात है। पहली बात उसको राइट है, उसको रिजाइन करना, हाँ कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो रेजिग्नेशन की बात है, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। उन्होंने कहा क्या तरीका है, अभी कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बंदा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, वो ADT फॉर्म फाइल करेगा, लो गवर्नमेंट मैं रिजाइन कर रहा हूँ, लो कंपनी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। वो ये फॉर्म के अंदर जो सारी सारी डिटेल्स है भर के, क्यों कर रहा हूँ, रीजन देख के, ये वो कोई भी रीजन देख के वो कह रहा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन वो ये फॉर्म को गवर्नमेंट को दे देगा और साथ में कंपनी को भेजेगा कि मैं रिजाइन तो कर रहा हूँ, ये मेरा रेजिग्नेशन, ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर, और ये फॉर्म को फिल करके वो दोनों पार्टी कौन, कंपनी और रजिस्ट्रार दे देगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी तो क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सर CAG आती है बेटा, वेरी गुड, फॉर्म वही, डेज वही, इसके अंदर एक पार्टी और ऐड होगी, कंपनी, रजिस्ट्रार एंड CAG। ठीक है, हाँ सर हमें बात क्लियर है। हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अब इसके अंदर बात होगी बगावत की, कि जो ऑडिटर को रिटायर होने वाला है, जो ऑडिटर हर साल हमें जो टर्म्स होते हैं वो 1 साल से 6 ईयर तक हम एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उसके बीच में ही ये बात उठ गई कि इस ऑडिटर को हटाया जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अब क्या बात है, इफ द रिटायरिंग ऑडिटर हैज नॉट कंप्लीटेड द कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ 5 years, 1 से 6 अगर इंडिविजुअल है, 1 से 6 के दो टर्म, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग से लेकर 6 एनुअल जनरल मीटिंग तक, उसके बाद फिर 5 साल होता है ना, हाँ ये आप कल पढ़ के आए। अगर इससे पहले हम उसको कह रहे हैं कि नहीं आप जाइए, तो उसके केस में क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ द रिटायरिंग ऑडिटर हैज नॉट कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 years, एज द केस में बी 10 years, मतलब इंडिविजुअल के केस में 5 years, 10 years एक फर्म के केस में, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 100। स्पेशल नोटिस, अंडरलाइन, special notice shall be required for the resolution at an annual general meeting appointment as auditor a person other than retiring। कोई और ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं उस किसकी जगह, रिटायरिंग ऑडिटर की जगह, और उसमें एक्सप्रेसली प्रोवाइड, उस रेजोल्यूशन में एक्सप्रेसली बोला गया है कि रिटायरिंग ऑडिटर को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, या तो किसी और को अपॉइंट कर दिया गया है, या तो क्या बोल रहे हैं कि इसको नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। सुनो इसके अंदर मेन बात क्या है, हाँ सर मेन बात बताओ, मेन बात क्या है, एक तो स्पेशल नोटिस चाहिए, special notice shall be required compulsory for a resolution at an annual general meeting appointing जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। स्पेशल नोटिस में बताया गया है तो किसी और को अपॉइंट किया जाए, अदर पर्सन, या एक्सप्रेसली बताया गया कि आप इस बंदे को अपॉइंट ना करें। ठीक है, बात को आगे बढ़ाओ। ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, ये जैसे ही नोटिस आया हमें ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ एक नोटिस आ गया, आपके खिलाफ नोटिस आ गया, आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, उसके पास जैसे ही नोटिस आया, अब उसके ऊपर क्या बात आई, वेयर अ नोटिस इज गिवन ऑफ सच रेजोल्यूशन द रिटायरिंग ऑडिटर मेक विद रिप्रेजेंट देयर टू रिप्रेजेंटेशन राइटिंग टू द कंपनी। अब वो अपने रिप्रेजेंटेशन कंपनी को दे रहा है, नॉट एक्सीडिंग रीजनेबल, पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं लिख के देना मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, रीजनेबल लेना, आपको अपना एक रिप्रेजेंटेशन देना, एंड रिक्वेस्ट इस नोटिफिकेशन टू मेंबर्स। वो कह रहे हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेशन ये है, प्लीज ये रिप्रेजेंटेशन आप मेंबर्स को दे दो कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने कोई कतर हर काम किया, मैंने कोई एरिया ऑडिट का नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, अब कंपनी के ऊपर है उसको आगे भेजना है या नहीं भेजना, कब भेज सकती है, कब वो कहेगी कि मैं नहीं भेज रही आपका रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो लॉ ने कहा अगर रीजनेबल टाइम के अंदर उसको मिल गया, रीजनेबल टाइम में कंपनी को मिल गया, तो उसको आप भेज दीजिए मेंबर को। मीटिंग से पहले कोई टाइम होगा ना, बट मीटिंग से एक दिन पहले रात को 12 बजे कोई फोन कर रहा है मेरा रिप्रेजेंटेशन भेज दो, रीजनेबल टाइम होता है। ठीक है, रीजनेबल टाइम को डिफाइन नहीं किया, बट रीजनेबल टाइम, वो इस बात पे कंटेस्ट कर सकते हैं। सुनो, in any notice of resolution given to the members of the company state the fact that representation has been made। अब जब हम एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए कंपनी जा रही है, उसका नोटिस दे रही है मेंबर्स को, मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग है, इस नोटिस के अंदर उसके रिप्रेजेंटेशन उसने दिया है, उसका फैक्ट लिखा होगा, मतलब अगर ये उसने रिप्रेजेंटेशन दे दिया ऑडिटर ने, तो इस नोटिस में लिखा होगा कि हमारे ऑडिटर सामने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये रिप्रेजेंटेशन अटैच्ड है। Send a copy of the representation to every member of the company to whom such notice is sent, whether before or after the receipt of representation by the company। आपको बात समझ में आती है इन्होंने क्या बोल दिया,
वो उस नोटिस के अंदर ये फैक्ट डालेंगे कि हमारे ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन किया और अटैच साथ में कॉपी भेजेंगे कि ये रहा रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है। इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट, अब बात आ गई कि उन्होंने भेजा नहीं है, कि हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं भेज रहे, या तो जेन्युइन रीजन है, टाइम बहुत कम था इसलिए हमने नहीं भेजा, या कंपनी नहीं चाहती थी कि भेजे। हम दोनों बात करेंगे। एक तो टाइम बहुत कम था, बिकॉज if a copy of representation is not sent as aforesaid before because it was received too late and because of the company default, the auditor may require that the representation shall be read out at the meeting। वो रिप्रेजेंटेशन को जनरल मीटिंग में खड़ा होके स्टेज पे जाके, हाँ मैं अपना रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, उसको ये पूरा राइट है। बट however if the copy of registration is not sent, अगर हमें जो उसका रिप्रेजेंटेशन है कंपनी ने नहीं भेजा, तो वो रिप्रेजेंटेशन आपको रजिस्ट्रार को देना है। क्या पता इस पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेशन है उसने बताया कि मेरे को इसलिए हटाया जा रहा है कि मैंने कोई गलती पकड़ी कंपनी की। तो ये वाला कहा कि अगर आपने मेंबर्स को ये वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो उसी समय आप रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी ये कंपनी। कंपनी इस रिप्रेजेंटेशन को रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी। प्लस यहाँ पे अगले पॉइंट के अंदर कंपनी के बारे में भी ध्यान रखा गया। कुछ ऑडिटर अननेसेसरी कंपनी को बदनाम करने के लिए, ऐसी मतलब अब्यूज ऑफ पावर करने के लिए कह रहे हैं कि कंपनी बहुत गंदी है, वो एक्चुअल में नहीं है। तो इसके केस पे ट्रिब्यूनल स्टेप इन करता है। इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एप्लीकेशन इधर बाय कंपनी और ऑफ एनी अदर अग्रीव्ड पर्सन, एज इन कोई कंपनी के स्टेक होल्डर है ना, जैसे शेयर होल्डर आ गया अग्रीव्ड पर्सन, कंपनी भी फाइल कर सकती है एप्लीकेशन, या कोई उसका शेयर होल्डर भी फाइल कर सकता है, या और भी कोई पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है, दैट द राइट कंफर्म बाय दिस सेक्शन आर बीइंग अब्यूज्ड बाय ऑडिटर। जो आपने ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे आपने उसको राइट दिया, वो उस राइट को अब्यूज कर रहा है, देन द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मे नॉट बी सेंट एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट एट द मीटिंग। उसको रिप्रेजेंटेशन को राइट को स्क्रैप कर दिया गया। कौन करेगा? ये ट्रिब्यूनल करेगा। किसके एप्लीकेशन पे? कंपनी के, या कोई भी अग्रीव्ड, कोई भी दुखी इंसान, अग्रीव्ड पर्सन जो कंपनी के रिलेटेड है। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है। अब बात आई, हम इधर ऑर्डर के रिमूवल का बात कर रहे हैं। हमने 3 बातें पढ़ी है। हम एक उसको रिमूव करना चाहते हैं मेंबर्स, एक वो खुद रिजाइन करना चाहता है, एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ये हमने पढ़ लिया। और चौथी बात कि ऑडिटर एक्ट इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कंक्लूडेड इन और कलूडेड इन एनी फ्रॉड। अब वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व था, उसका रिमूवल तो होगा ही होगा। हम उसको छोड़ देंगे? उसका रिमूवल तो अगर वो फ्रॉड के अंदर पकड़ा गया, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है मैनेजमेंट के साथ मिलके, तो वो तो निकलेगा ही, उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं ढंग से। अब उसको देखो बेटा क्या क्या करेंगे, पढ़ो। ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, बेटा अगर किसी को फ्रॉड के अंदर करना है तो ट्रिब्यूनल ही बताएगी ना कोई फ्रॉड है कि नहीं, कोर्ट ही बताएगा। आप खुद ही कह दोगे फ्रॉड है, कंपनी खुद ही कह देगी फ्रॉड है, नहीं, इसके अंदर कोर्ट स्टेप इन करता है हमेशा। ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर without prejudice to any action under the provision of this act or any other law for the time being in force, the tribunal either, ट्रिब्यूनल के पास क्या है? सुओ मोटो, मतलब अपने आप, सुओ मोटो ट्रिब्यूनल on or on an application made to it by central government or by any person concerned, कोई भी स्टेक होल्डर, इवन द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सर ये क्रेडिटर क्यों बोलेगा? क्रेडिटर क्यों जाएगा? बेटा अगर कोई क्रेडिटर है, उसने मोटी पेमेंट लेनी है कंपनी से, हेफ्टी पेमेंट लेनी है कंपनी से, और उस कंपनी के ऑडिटर ने कुछ मतलब हमें लग रहा है कि वो फ्रॉड कर रहा है, तो वो क्रेडिटर को डर लगेगा ना कि मेरे को इतने पेमेंट लेनी है, और यहाँ का ऑर्डर ही क्लूड करके पैसे को हाइफन ऑफ कर रहा है, कहीं और लेके जा रहा है। समझ रहे हो बात? हाँ, तो कोई भी पर्सन जा सकता है। इस सेक्शन के अंदर क्या बोला, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है कि ये फ्रॉड है, तो वो सुओ मोटो खुद अपने आप, या उसके पास कोई एप्लीकेशन आई सीजी की या किसी भी बंदे की, if it is satisfied that the order of the company has, whether directly or indirectly, acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company or its director of or officer, may by order direct the company to change auditor। ऑडिटर को निकालो, यहाँ से चेंज कर दो ऑडिटर को। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया बेटा, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि ऑडिटर को निकाल दो। ट्रिब्यूनल से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, ऑडिटर चेंज। इधर एक पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। ये तीनों के अंदर एक बंदा बहुत स्पेशल है। देखो इसके अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन लेके गई है ट्रिब्यूनल के पास कि इस ऑर्डर को चेंज करना है, तो मतलब थोड़ी सी बात बड़ी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लेके जा रही है ट्रिब्यूनल के पास, पहले ट्रिब्यूनल इज अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलग, यू नो। ट्रिब्यूनल के अंदर जो जजेस बैठे होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस लेके जा रही है कि हमारे अंदर ये जो कंपनी है ये ढंग से इसका ऑडिटर खराब है, वो एप्लीकेशन लेके अगर जा रही है तो ट्रिब्यूनल को थोड़ा सा जल्दी एक्ट करना पड़ता है। देखो, इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, जब सिर्फ सिर्फ बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिस लेके जा रही है और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि हाँ कुछ गलत हुआ है, it shall within 15 days of receipt of such application make an order that he shall not function as an auditor and the central government may appoint any other auditor in his place। समझ में आती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी ना एप्लीकेशन, अगर क्रेडिटर एप्लीकेशन लाएगा तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। अगर ये ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी कर रहा है तभी भी कोई 15 डेज की बात नहीं है। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एप्लीकेशन दे दी ट्रिब्यूनल को तो ये 15 डेज की बात आ गई कि जैसी एप्लीकेशन दिया ट्रिब्यूनल विद इन 15 डेज वो ऑर्डर दे देगा कि भाई ऑर्डर को बाहर निकालो, लात मारो बाहर निकालो। ठीक है। इन एलिजिबिलिटी, जब ये ऊपर की बात हो रही थी तो मतलब कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि हमने आपको फ्रॉड में पकड़ लिया। अब इसके आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? An auditor, whether an individual or firm, against whom final order has been passed by the tribunal, final order पास हो गया अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर फ्रॉड के सेक्शन में आपका मतलब ऑर्डर आ गया, he or she shall not be eligible to be appointed as an auditor of the company for a period of 5 years। बेटा 5 ईयर तक घर पे बैठना ऑडिटर, जिसने फ्रॉड किया 5 ईयर तक घर पे बैठो। और उसके अगेंस्ट हम क्रिमिनल लाइबिलिटीज लेके आएंगे 447 के अंदर। इस 447 को हम बाद में कभी पढ़ेंगे, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो क्रिमिनल लाइबिलिटीज आएंगी 447 के अंदर। ये बेटा देखो मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, इजी रहेगा पढ़ने के लिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है? इसके इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने रिमूवल, रेजिग्नेशन, मेंबर्स कह रहे हैं हटाओ रिटायरिंग ऑर्डर की जगह किसी और, या ऑर्डर ने फ्रॉड किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिजिबल। अगर एक ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर एलिजिबल है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए कि हम उसको कहें कि आप हमारे अकाउंट को चेक करो। बेटा उसकी क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए तभी तो वो अकाउंट को चेक कर पाएगा, उसको अकाउंट रीड करने आने चाहिए। इसके अंदर बेटा सिर्फ हमें पावर दी गई है। हमें कौन? बेटा अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ हमें पावर दी गई है विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इसका ऑडिट कर सकते हैं। और अगर कोई फर्म है, फर्म के अंदर अगर मेजोरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड क्वालिफाइड अपॉइंटेड एज एन एसोसिएट मे बी अपॉइंटेड, उस फर्म के अंदर मेजोरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, तब वो फर्म भी एक ऑडिटर का काम कर सकती है। बट बेटा जब ये फर्म साइन करेगी ना ऑडिट वाली रिपोर्ट को, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। ठीक है, वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, ठीक है, is appointed as an auditor of the company, only the partner who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। बात समझ में आती है? सिर्फ सीए का साइन चलेगा अगर ऑडिट रिपोर्ट हो रही है। अगर ऑडिट हो रही है किसी कंपनी की, सिर्फ सीए साइन कर सकता है। आगे बात हो, डिस्क्वालिफिकेशन। अब किस किस ऑडिटर को हमने कहा कि आप ऑडिटर बनने के लायक नहीं हो, मतलब लायक नहीं हो, या फिर आपने कुछ आपका कुछ मतलब इन्फ्लुएंस है कंपनी के ऊपर, या कंपनी का आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, या फिर आप कुछ और आप उससे अर्निंग कर रहे हो कुछ अलग टाइप की, या आप इंडेटेड हो, इनमें बड़े सारे पॉइंट आएगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो बड़े सारे आपको डिस्क्वालिफिकेशन दे देंगे और कहेंगे कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर है। ठीक, अब हम इसको पढ़ते हैं। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये क्या है सर? एक कंपनी, अब बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी या कॉर्पोरेशन कुछ भी, हम उसको आप ऑडिटर नहीं बना सकते। सर एक बॉडी कॉर्पोरेट को, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन, उसको हम ऑडिटर क्यों नहीं बना सकते? बेटा अगर कोई ऑडिट करने जा रहा है ना तो वो पर्सनली लायबल है अगर उसकी कोई गलती है। एक कंपनी के पीछे एक एक जो ऑडिटर है छुप जाता है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके पीछे ऑडिटर छुप जाएगा कि कंपनी ने गलत किया, ऑडिटर ने गलत नहीं किया। समझ रहे हो? बट यहाँ पे क्या बात आई, एक इंडिविजुअल को ही हम कहेंगे कि तू ऑडिटर बन, या फर्म के अंदर जो मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वही ऑडिट कर रहे हैं, तो हम उनको पर्सनली लायबल ठहराएंगे अगर कुछ गलत हुआ। इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट को कहा कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट आप ऑडिट नहीं कर सकते, या इंडिविजुअल करेगा या फर्म करेगी। ठीक है, अगर किसी कंपनी का एक ऑफिसर या एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो उस कंपनी को ऑडिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो कैसे ऑडिट कर सकता है? अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के अंदर उस कंपनी का कोई ऑफिसर है या उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो उसके साथ पार्टनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके साथ पार्टनर है या उसके एम्प्लॉयमेंट में है। समझ रहे हो बात?
कौन, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, जो अ पर्सन की बात हो रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर या वो एम्प्लॉयमेंट है किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जिसके अंदर अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, उसके अंदर से वो डिस्क्वालिफाइड है अगर वो ऐसा कोई पार्टनर है, ठीक है। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव, यहाँ पे बात आ गई कि वो या उसका रिलेटिव मिला के अगर कुछ होल्ड कर रहा है कंपनी के अंदर, मतलब उनके पास कोई पावर है, तो हम उसके अंदर से भी डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। वी वांट कि जो ऑडिटर आए वो बायस्ड ना हो, समझ रहे हो बात। तो अगर आप और आपका रिलेटिव होल्ड करते हैं एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग, उसकी एसोसिएट या उसकी और भी कोई कंपनी, फेलो सब्सिडरी कंपनी, इसका इसको हम धीरे से इसको हम एब्रीविएशन है कैश। कैश इज कंपनी, सी ए ए से एसोसिएट कंपनी, सी ए एस एस से सब्सिडरी कंपनी, एच से होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अगर हम कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो वी आर इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। इफ अगर मैं जियो के, रिलायंस के कुछ शेयर्स होल्ड करता हूँ तो मैं उसकी बुक्स को ऑडिट नहीं कर सकता, समझ में आती है। एक शेयर भी अगर होल्ड करता हूँ तो भी ऑडिट नहीं कर सकता। अब रुको, नीचे थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दी गई, सिर्फ 1 लाख, मात्र 1 लाख, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव के बारे में बोला, दैट मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। हम नहीं, सीए नहीं, उसका रिलेटिव 1 लाख तक सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। बात क्लियर। अब आई बात इंडेटेडनेस, इज इनडेटेड टू द कंपनी और सब्सिडरी कैश, ठीक है, इज इनडेटेड टू कैश, ठीक है, कितना, 5 लाख। 5 लाख से अगर एक्सीड कर रहा है उसका, तो अगर वो इनडेटेड है, उसको कंपनी को 5 लाख रुपए से या 5 लाख से ऊपर देना है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, यू आर डिस्क्वालीफाइड, आपने 5 लाख रुपए देना है कंपनी के अंदर, कंपनी को आप इन्फ्लुएंस, कंपनी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है ऑर्डर को, ठीक है। हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड अ सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इनडेटनेस of any third party to the company or a subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of 1 lakh। अगर हमने कोई गारंटी दे रखी है, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कुछ परचेज सेल का काम कर रखा है, बट हमने गारंटी दे रखी है, अगर वो फेल हो जाता है तो आई विल पे, अगर ऐसे सीए ने कोई ऐसी गारंटी दे रखी है तो 1 लाख से ऊपर की अगर गारंटी है तो यू आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। आगे वाली बात, कोई भी पर्सन की बात करें, अ पर्सन और अ फर्म जिसकी बात कर रहे हैं हम अपॉइंटमेंट की, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, जिस कंपनी में अपॉइंटमेंट की बात चल रही है उसके साथ मेरे कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, तो मतलब मेरे को माल सस्ते में मिल सकता है, मैं महंगे में उसको बेच सकता हूँ, अपना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, किसके अंदर, कैश के अंदर, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन, टर्म को एक्सप्लेन किया गया। अब मेरी बात सुनो, अगर जो जियो कंपनी की ऑडिट को जो जो ऑडिटर है उसका, उसके पास जियो का कनेक्शन फोन नंबर नहीं हो सकता, ये तो होना चाहिए ना, इतना थोड़ा ना आप किसी को हार्श कर सकते हो। अब नीचे उन्होंने मतलब एक्सेप्शन डाला कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड, जो जो सीए सर्विस दे रहा है, जो परमिटेड है इस एक्ट के अंदर, सीए एक्ट के अंदर, वो दे सकता है। अदर देन ऑडिट, अगर कोई वो सर्विसेज दे रहा है जो कि परमिटेड है, मेंबर्स अप्रूव करते हैं, तो ठीक है। और कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मैंने जियो का रिचार्ज कराया 500 रुपए महीने का, वो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एट आर्म लेंथ प्राइस, जो एक्चुअल में सबसे ले रही है वही उस सीए से भी ले रहे हैं, लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बात समझ में आती है, हाँ सर हमें समझ में आती है। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, मेरा कोई, मेरे जीजाजी डायरेक्टर है किसी कंपनी के, उस कंपनी का मैं ऑडिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और अ के एम पी, मतलब उस कंपनी में वो के एम पी हो सकते हैं, के एम पी, समझ रहे हो बात, उसके डायरेक्टर है या के एम पी, समझ में आती है। मेरे अगर रिलेटिव है तो उसके अंदर मैं ऑडिट का सर्विस नहीं दे सकता। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अच्छा इसके अंदर क्या बात आई, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर कोई बंदा, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर लिखा गया, या तो आप सर्विस कर लो या तो आप ऑडिट का काम कर लो। अगर आप सर्विस कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मेन काम, मेन टाइम उसमें चलेगा और आप ऑडिट पे ढंग से ध्यान नहीं दे पाओगे। समझ में आई बात। अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपको वो स्क्रैप कर दिया गया राइट, ऑडिट का राइट आपको स्क्रैप कर दिया गया। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाइड है। और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ फंड होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor for more than 20 कंपनी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा दी कि एक ऑडिटर, एक सीए 20 कंपनी से ऊपर का ऑडिट नहीं कर सकता। ये 20 कंपनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए, छोटी कंपनी नहीं, 20 कंपनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए। इस बड़ी कंपनी को उन्होंने कैसे बोला कि इस 20 कंपनी के थ्रेशोल्ड में
कौन कौन नहीं आएगा? 1% कंपनी नहीं आएगी, स्मॉल कंपनी नहीं आएगी, स्मॉल कंपनी जिसकी जो पेड अप कैपिटल वो 50 लाख तक होती है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक होता है, ठीक है। एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। 100 करोड़ बेटा, 100 करोड़ बोल दिया गया। अब इसके अंदर बात आई, पब्लिक कंपनी सिर्फ 20 का ऑडिट कर सकते हैं, एक सीए। अगर एक फर्म के अंदर 2 सीए है तो वो 40 कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको समझ में आ गई बात? हाँ सर, हमें समझ में आ गई। हम ये ध्यान रखेंगे कि ये 20 के थ्रेशोल्ड में 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, वो इस 20 कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। बात क्लियर है? हाँ सर, हमें बात क्लियर है। अगर लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन आ गया तो बेटा एक सीए 20 से ऊपर नहीं। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अगर एक पर्सन को कॉन्विक्ट कर दिया किसी कोर्ट ने ऑफ इन्वॉल्विंग ऑफेंस, फ्रॉड के लिए उसको बोल दिया, अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। बात समझ में आती है? पिछले सेक्शन में हमने उसको पढ़ा था कि 5 साल के लिए हम उसको हटा देंगे कि अब वो नहीं बन सकता, बट इस सेक्शन में थोड़ा सा ग्रेव जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो थोड़ी सी और ज्यादा। तो 10 साल के लिए, 10 साल अगर उसने फ्रॉड किया है, वो कोर्ट से उसको हमने बोल दिया इन्वॉल्व फ्रॉड है, तो उसको 10 साल के लिए हमने उसको कहा कि यू आर, क्या कहते हैं, नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंट। अब इसके अंदर कौन सी बात प्रिवेल करेगी? 5 ईयर जो हमने पहले पढ़ा या 10 ईयर? बेटे 10 ईयर प्रिवेल करेगी, ठीक है। ओके। A person who directly or indirectly renders any service uh, referred in section 144 of the company or its holding or subsidiary company। 144 144 के अंदर कुछ सर्विसेज बोला गया है कि जो अगर आप ऑडिटर हो तो वो सर्विसेज को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, अगर जो हमने पहले भी बात करी थी, अगर कोई एक कंपनी, मेरी सीए वाली फर्म अगर एक कंपनी की अकाउंटिंग कर रही है, उनकी बुक्स को लिख रही है, तो मेरी ही कंपनी उसका ऑडिट नहीं कर सकती। जो लिख रहा है वही ऑडिट कर रहा है तो गलत हो गया ना। जो अकाउंटिंग की सर्विस दे रहा है वही ऑडिटिंग की सर्विस दे सकता है। दिस इज रॉन्ग। तो 144 सेक्शन के अंदर ये बताया गया कि एक सी, एक ऑडिटर कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकता। सुनो, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, सबसे लॉजिकल, सबसे इजी। अकाउंटिंग सर्विस नहीं दे सकता, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। इसको आप सुन लेना एक बार, ठीक है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेटा इंटरनल ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनल ऑडिट को रेगुलर चेक कर रहा है, वो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट जाती है और मैनेजमेंट इसके बारे में बात करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इंटरनल ऑडिट राउंड द ईयर होता है, तो वो वाली सर्विस नहीं दे सकता। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो हमें ये स्टैट्यूट बोलता है करने को, ये दोनों एक बंदा नहीं कर सकते। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर उसके सॉफ्टवेयर पर कैसे वर्किंग होगी, जिसने वही डिजाइन किया है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो चेक कौन करेगा? जिसने डिजाइन किया कहेगा सब ठीक है। एक्चुरियल सर्विस, एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता, ये एक्चुरीज देते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी फर्म के अंदर एक्चुरीज भी है सीए के साथ, वो ये सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि एक्चुरियल सर्विस है ना, एक्चुरीज का काम कहाँ आता है सर कि कुछ कुछ है ना, उनको जैसे एम्प्लॉयज की लाइफ को एस्टिमेट करके ना कुछ ऐसी लाइबिलिटीज निकालनी होती है कि ये लाइबिलिटी, एक एम्प्लॉय अगर हमारे साथ जुड़ा रहेगा तो उसको ग्रेचुटी व्रेचुटी उसकी लाइफ को देख के बताना होता है। तो ये ऑडिटर चेक करेगा, ये प्रोविजन जो एक्चुअलीज बना के देंगे ना एक्चुरीज, ये ऑडिटर को चेक करेगा कि ठीक है कि नहीं। तो इसलिए सर्विस बना की गई। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस समझ में आता है कि कोई अगर हम उसका बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम उसका ऑडिटर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे कुछ और पैसे हमें मिलने वाले उससे। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई डायरेक्टर वाइटर हमने लगा रखे हैं। एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये बात आपको समझ में आती है? अगर ये सर्विसेज दे रखी है तो आप ऑडिटर से डिस्क्वालीफाइड हो। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि ये बोल देंगे कि कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है या फिर ऑडिटर किस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आई सेक्शन नंबर 145। 145 के अंदर बोला गया कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना जरूरी है। आप कहोगे कि हाँ सब ठीक है, मैं साइन कर रहा हूँ, या अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है? सुनो, a person appointed as an auditor of the company shall sign the audit report or sign or certify any other document of the company in accordance with the provision, और या तो वो साइन करेगा रिपोर्ट को या सर्टिफाई करेगा जो सर्टिफिकेशन के लिए बोला गया। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड साइन। ओके। द क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन क्या है कि क्वालिफिकेशन इज, अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ और मैंने कहा कि मैं
इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, उसको मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पार्ट पे मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, या एक पर्टिकुलर पार्ट पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है। जैसे कि कैश बैलेंस के बारे में बोल दिया, कोई इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहा इस इन्वेस्टमेंट को मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ मेरे को लग रही है या हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्वालिफाई कर दिया, ऑब्जर्वेशन दे दी, कमेंट दे दिया। The qualification, observation or comment on financial transaction or matter which have an adverse effect on the functioning of the company mentioned in the audit report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by the member of the company. जैसे ही मैंने क्वालिफिकेशन दे दिया या ऑब्जर्वेशन अपनी दे दी, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और जनरल मीटिंग में जाके बोलूंगा बेटे जैसी क्वालिफिकेशन दी जाती है ना, क्वालिफिकेशन जैसी थी वैसी शेयर प्राइस का मार्केट ऐसे ऐसे गिरता है कि ये मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया, शेयर ऐसे गिरता है। आप अगर न्यूज फॉलो करते हो तो ऐसा होता है। ठीक है, अब बात आई ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। हमारी बात हुई थी कि ऑडिटर जनरल मीटिंग के अंदर बोल सकता है। अब ये ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। बात समझो, उसको कर अब अपॉइंट किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना ही करना है, आपको ये जनरल मीटिंग के अंदर आना ही आना है। अगर आप नहीं आ सकते तो आप किसी और को भेजो जो ऑडिटर बनने के लायक है। ऑल नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एनी जनरल मीटिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर। कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है तो हम ऑडिटर को भी भेजेंगे। द ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। कंपनी ने खुद ही कहा कि ठीक है, आप कहने की जरूरत नहीं, सब ठीक चल रहा है। अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इंटर्न्स को भी भेज सकते हैं बेटा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन इंटर्न्स को भेज सकते हैं, इंटर्न्स को भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। अब सुनो, क्योंकि हम काफी जगह ऑडिटर के केस के अंदर हमें भेजते थे और रिप्रेजेंटेशन के केस में कभी हमें जनरल मीटिंग में नहीं भेजा गया। हमें पता नहीं था कि भाई हमें क्यों नहीं भेजते सर, आप हमें दूसरे काम में तो भेज देते हो बट हमें इस केस में क्यों नहीं भेजते। इन्होंने लॉ स्पेसिफिकली मना कर दिया हमें। हु शैल बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। हम तो क्वालिफाइड थे नहीं, तब हम इंटर्न थे। सुनो, इसके अंदर क्या बोला, जो क्वालिफाइड है एक या तो ऑडिटर का आना जरूरी है, अगर वो नहीं आता उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, या नहीं आता वो अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है, तो वो ऑडिटर बनने के लायक होना चाहिए। समझ में बात आती है। थर्ड पॉइंट, द ऑडिटर शैल हैव राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न हिम एज अ ऑडिटर। जो भी राइट, अभी जिसको हमने अगर अपॉइंट किया है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी, उसके पास भी पूरे वो राइट्स हैं हर्ड के। मीटिंग के अंदर उसको सुनेंगे, मेन ऑडिटर किया उसको भी, अगर उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन है उसको भी। ठीक है, अब कर दिया कॉन्ट्रावेंशन हो गया। इस जो हमारे पूरे चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रावेंशन अगर किसी ने किया इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो हम क्या पनिश करेंगे। इसके अंदर 3 बंदों को पनिशमेंट मिल सकती है। पहला, कंपनी। पेनल्टी, कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी है पढ़ लेते हैं। इफ अ प्रोविजन, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर कोई भी उसने कॉन्ट्रावीन किया, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। 25,000 से 5 लाख, ये आर से डिसाइड कर लेगा कि भाई कितना आपको पेनल्टी लगाना है। ठीक है, पेनल्टी ऑन ऑफिसर। अब जो उस कंपनी के अंदर ऑफिसर थे, हमने उनको कहा कि तुमने गलत किया, उसके केस में क्या, इफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज कॉन्ट्रावीन्ड, उसको हम क्या करेंगे, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको जेल में डाल देंगे अगर आपने इनके सेक्शंस को ये पर्टिकुलर चैप्टर के सेक्शंस को कॉन्ट्रावीन किया, या बोथ ओ सॉरी हमने वो तो पढ़ा ही नहीं। क्या फाइन कितना लगेगा, अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। या तो 1 साल के लिए आपको जेल के डालेंगे, या आपको हम फाइन लगाएंगे 10,000 से 1 लाख रुपए तक, 10,000 से 1 लाख तक, या तो बोथ, अगर थोड़ा सा आपका जो ऑफेंस है वो ग्रे नेचर का है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हम किसको पेनल्टी लगाएंगे। हम ऑडिटर को भी पेनल्टी लगा सकते हैं। जिस ऑडिटर ने गलत किया, हम जो इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, जिसके स्पेसिफिक सेक्शन में दे रखे हैं ना कि हाँ हमें ये डाल देंगे, उसमें वही लगेगा। और अगर और किसी सेक्शन में अगर इसने कॉन्ट्रावीन किया तो क्या होगा, इफ ऑर्डर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स इन एनी प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। इधर 5 लाख, और सुनो, 4 टाइम्स ऑफ द रेन्यूमरेशन ऑफ द ऑडिटर। जितना उसको फीस मिली उसके 5, उसके 4 गुना तक, 5 लाख या जिसने फीस मिली उसके उसके 4 टाइम्स तक, विच एवर इज लेस। अगर उसकी फीस 1 लाख थी ऑडिट करने की, तो मैक्सिमम फाइन उसको कितना हो सकता है, 4 लाख। 5 लाख की बात को इधर काट दिया गया। ठीक है, 25,000 से 5 लाख बोला गया, बट वो कितना हो सकता है, 5 लाख से ऊपर को फाइन नहीं लेके जा सकते। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की फीस जनरली 4 लाख के अराउंड होती है, 4 लाख होती है, तो उनको कितना 16 लाख का पेनल्टी लगेगी, नहीं, इधर आ गया 5 लाख। 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस,
यहाँ पे ये बात कर दी गई। 5 लाख से ऊपर फाइन नहीं लगेगा सर। ऑडिटर को तो सबसे ज्यादा फाइन लगाना चाहिए। ऑडिटर ने अगर कुछ गलत किया तो सबसे ज्यादा फाइन उसको लगाना चाहिए, उसका काम है ऑडिट करना है। हाँ, आपकी बात करेक्ट, आपकी बात करेक्ट। यहाँ पर बेटा हमने ऑडिटर के ऊपर ऐसी तैसी कर दिया आगे। सुनो, इफ एन ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावेंट विद एनी प्रोविजन नोइंगली और नोइंगली, उसने जानबूझ के कॉन्ट्रावेन किया, विलफुली विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी ऑडिट शेयर होल्डर और क्रेडिटर ऑफ द टैक्स अथॉरिटी, ही शैल बी पनिशेबल। अगर वो कुछ गलत, ये सारे के सारे प्रोविजन बाद में ऐड हुए जब काफी सारे हमारे फ्रॉड सामने आए ना, तो इन्होंने कहा कि हम ऑडिटर को नहीं छोड़ेंगे, तो काफी सारी चीजें ऐड हुई। उसको हम ऑडिटर को इम्प्रिजन कर रहे हैं, सीए तू 1 साल के लिए जेल के अंदर जा, ठीक है, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 which may extend up to 25 lakh rupees और 8 times the remuneration of the audit। समझ में आ रही बात? ऊपर अगर उससे कोई कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो हमने उसको कहा कि आपकी इतनी इतनी है, बट अगर वो कॉन्ट्रावेंशन नोइंगली था और विलफुली था, मतलब उसने जानबूझ के ऐसा किया और वो डिसीव करना चाहता था कंपनी के शेयर होल्डर को, तो हमने कहा अब तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और साथ में फाइन एंड साथ में फाइन देना पड़ेगा। फाइन कितना? 50,000 या 25 लाख या 8 टाइम्स उसका जो रेम्यूनरेशन है विच एवर इज लेस। बात समझ में आ गई? अगर मेरा 1 लाख की सैलरी, 1 लाख की मेरी रेम्यूनरेशन है, तो 8 लाख तक मेरा फाइन मैक्सिमम रह सकता है। ये 25 लाख की बात कट गई। 25 और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। बात समझ में आती है? अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी गई। फर्दर वेयर एन ऑडिटर शैल बी कॉन्विक्टेड एज अ केस अवेयर। जब कॉन्विक्ट कर लिया गया कि उसने भाई कुछ गलत काम किया है, ये प्रोविजन बेटा कहाँ से आए? ये प्रोविजन यूएसए से आए। ये यूएसए बेटा वहां के अंदर ऑडिटर्स को पेल कर रख देते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया। ये प्रोविजन वहां से कॉपी पेस्ट हुआ। आपने सूट्स देखा बेटा, ये वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ। सुनो, further where an auditor has convicted as above, he shall be liable a refund the remuneration received by him। जो रेम्यूनरेशन मिली वो तो रिसीव कर, ऊपर पेनल्टी अलग, रेम्यूनरेशन भी वापस दे दो, और पे फॉर डैमेजेस टू द कंपनी, कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि कंपनी, टैक्स अथॉरिटी, कोई और अथॉरिटीज, और टू द मेंबर्स। बेटा इधर मेंबर्स को भी आ गया, मेंबर्स, creditor of the company for laws arising out of incorrect and misleading statement of particular made in his audit report। बेटे तबाही मचा दी गई। क्या बोला? अगर आपने कुछ ऐसे मिसलीड करने वाली इंफॉर्मेशन दी तो उनके मेंबर्स, शेयर होल्डर ने जितना अपने शेयर प्राइस को लूज किया, एक तरह का उनको लॉस हुआ ना कि तुमने गलत बताया, मार्केट में इतने हमारे शेयर चल रहे थे, गिर गए सारे के सारे, ये फ्रॉड आते ही वो अपना लॉस लेने के लिए ऑडिटर के पास खड़े हैं। ऑडिटर तुम्हें तो खत्म करके रखेंगे हम बेटा, ऑडिटर को हम खत्म कर देंगे। उसके क्रेडिटर जिनको उनको लॉस हुआ, कंपनी लिक्विडेट होगी, उसने ऐसा फ्रॉड कर दिया, सारे क्रेडिटर आगे पहुंच गए उसके पास। ऑडिटर तेरे को तो हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तेरी गलती है, तूने विलफुली काम किया। बेटे यहाँ पे ऑडिटर के चीथड़े उड़ा दिए। समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए से कॉपी किया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी और एन ऑफिसर फॉर ensuring prompt payment of damages to the company or the person. Such body, authority or officer shall, after payment of damages to such company or person, file a report to the central government in respect of making such damages in such manner as may be specified। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, वो नोटिफाई कर देगी भाई कि कोई भी बॉडी है, कुछ है कि आप अगर आपने कुछ गलती किया तो डैमेजेस कब कब देने, वो जल्द से जल्द टाइम डिफाइन कर देगी। अब आ रही है, ये तो हमने इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर दी जो ऑडिटर है। अगर ऑडिट फर्म थी उसके अंदर बड़े सारे ऑडिटर्स हैं, आप पूरी फर्म को पिनल करोगे? आप पूरी फर्म को कहोगे आप फर्म खत्म कर दो अपनी की अपनी, या उसके अंदर जो ऑडिटर है आप उसकी बात करोगे? जो इसका ऑडिट कर रहा था, जो एक पर्टिकुलर बंदा, एक ऑडिटर जो कंसर्न था या दो ऑडिटर जो कंसर्न, सुनो, where in case of audit of the company is conducted by audit firm, it is proved that the partner or partners of the audit firm has or has acted in fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company or its director or the officers, the liability, whether civil or criminal, as provided by the Companies Act or in other law for the time being in force, for such act shall be of the partner or the partner concerned of the audit firm and the firm jointly and severally shall also be liable। अब उन्होंने क्या बोला कि हाँ, हम जो पार्टनर और जिस पार्टनर ने गलत किया वो तो उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, और फर्म पे भी हम एक्शन लेंगे क्योंकि फर्म ने कुछ ध्यान नहीं दिया। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, हम फर्म पे एक्शन तो लेंगे, वो जॉइंटली एंड सेवरली, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबल है, सारे के सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये अगर डैमेजेस की बात आई तो सारी की पूरी फर्म यहाँ पे खतरे में पड़ सकती है। बट
नीचे पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, अगर आपको जेल में घुसाना है किसी को, ऑफ एन ऑडिटर फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी अदर देन फाइन, हमने सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करी है, द कंसर्न पार्टनर और पार्टनर्स हु एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर or abetted or as the case may be colluded in any fraud shall only be liable। अगर किसी फर्म ने गलत किया, ऑडिट फर्म ने, बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऑडिट फर्म ने अगर किसी ने गलत किया तो सारे के सारे पार्टनर, पूरी फर्म की हम पैसे मांगेंगे, पूरी फर्म से हम पैसे मांगेंगे। उसके अंदर आप ऑर्डर को रिजाइन करवा के कहेंगे इस ऑर्डर को जो करना है करो, पूरी की पूरी फर्म से हम पेमेंट लेंगे, पैसे लेंगे, जो सारे के सारे मेंबर्स क्रेडिटर्स आ रहे हैं वो पूरी फर्म को तबाह कर देंगे अगर आपने गलत काम किया, कल्यूड किया और ये प्रूव हो गया। अभी रिसेंट में कल्यूड हुआ था बट ये सेक्शन तब नहीं था बेटा, इसलिए सेक्शन आएगा, ठीक है। अब बट क्रिमिनल लाइबिलिटी जेल में डालने के लिए कहा कि जिस पार्टनर ने कुछ गलत किया ही नहीं उसको जेल में नहीं डालेंगे, ठीक है। हमारा देखो एक्ट अच्छा है ना। हाँ, बात आती है, मेन बात खत्म हो गई है, अब रेम्यूनरेशन। आज का एक लास्ट सेक्शन है ये, रेम्यूनरेशन की बात आती है। ऑर्डर को तुमने इतने पसीने दिला दिए, उसको जेल में डाल दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसका जीना हराम कर दिया, उससे सांस नहीं ली जा रही, उसका रेम्यूनरेशन कौन देगा? उसका रेम्यूनरेशन बेटा, अगर कंपनी का ऑर्डर को कौन अपॉइंट करता है? कंपनी का ऑर्डर को सिर्फ जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, तो रेम्यूनरेशन भी वही देंगे। एक केस के अंदर बोर्ड अपॉइंट करता है, किस केस के अंदर? फर्स्ट ऑर्डर के केस के अंदर बोर्ड अपॉइंट करता है, उस केस के अंदर बोर्ड देगा। बात सुनो, रेम्यूनरेशन किस केस के अंदर? ऑडिटर के अंदर कौन फिक्स किया? जनरल मीटिंग के अंदर। और सच माना या तो उन्होंने जनरल मीटिंग के अंदर बता दिया इतनी रेम्यूनरेशन है, या उन्होंने मैनर बता दिया कि इस तरीके से आप इनकी रेम्यूनरेशन निकाल दो। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर रेम्यूनरेशन मे बी फिक्स्ड बाय बोर्ड, बोर्ड बता देगा, ठीक है। द रेम्यूनरेशन, अभी जो रेम्यूनरेशन इस पॉइंट में क्या लिखा है, जो रेम्यूनरेशन मेंशन्ड है ना, जो रेम्यूनरेशन की बात हुई उसमें अगर कोई अदर सर्विसेज वो दे रहा है या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस दे रहा है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। बात क्लियर है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कैजुअल वैकेंसी होगी तो कौन मतलब उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा? कैजुअल वैकेंसी के बाद नया कोई अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसका रेम्यूनरेशन कौन देगा? बेटा उसके केस के अंदर भी मेंबर्स के पास राइट है। कैजुअल वैकेंसी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, बट रेम्यूनरेशन अभी भी मेंबर देंगे। इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ऑडिटर के केस के अंदर ही बोर्ड के पास राइट है और किसी केस के अंदर राइट नहीं है। कैजुअल वैकेंसी अगर कभी हुई ना, कैजुअल वैकेंसी, उसके बाद अगर जो रेम्यूनरेशन होगा वो मेंबर से डिसाइड करेंगे किसको कितना पैसा हमें देना है। या तो उन्होंने मैनर पहले से बता दिया होगा कि किस मैनर में कोई भी अगर ऑडिटर आएगा तो किस मैनर के अंदर उसका रेम्यूनरेशन देना है, तो हम वही फॉलो करेंगे। बात समझ में आती है? बेटा आज के लिए इतना ही, आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, आप प्लीज इसको रिवाइज करिए। हमारे सिर्फ 2 सेक्शन रह गए हैं सर, कल संडे है, कल लेक्चर होगा। हाँ बेटा, कल संडे को भी लेक्चर लेंगे और कल हम 2 वो सेक्शन उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा लॉ खत्म होने के वर्क पे बेटा, ऑलमोस्ट हमारा लॉ खत्म हो चुका है। चलो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।